2022 में सोचिए कि दोबारा से जीने का मौका मिला। कठिन समय था, मुझे भी बहुत वो लगा, मैंने बहुत मेहनत की थी, आप सब लोग जानते हैं। कोई ऐसा आंदोलन, एक आंदोलन ऐसा नहीं जिसमें मैंने कभी आपको निराश किया, व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं। इस मैं ये पूरी भीम आर्मी है, मैं इनकी तरफ नेतृत्वकर्ता के तौर पे बोल रहा हूं। कोई एक आंदोलन ऐसा है जिसमें भीम आर्मी के लोगों ने पीठ दिखाई हो? कोई एक ऐसा मामला है जहां भीम आर्मी के लोगों ने जेल या मुकदमे के डर से घर की तरफ रास्ता किया हो? मुझे तो आज भी वो याद है जब 5 मई का हादसा हुआ, फिर 9 मई का जो पूरी घटनाक्रम हुई, फिर उसके बाद 16 महीने एक एक दिन ये सोच के काटा जेल में, मैंने और मेरे भाइयों ने, भाई विनय सिंह जी, कमल भाई, मंजीत भाई और सारे साथी, ये सोच के काटा कि अगर मौका मिलेगा तो ये अन्याय किसी और के साथ ना हो, इसकी तैयारी हम लोग करेंगे। और वो दिन है और आज का दिन है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष के बलबूते आज हम लोग यहां खड़े हैं। कल आप भी मेरी जगह आ सकते हैं। भीम आर्मी में कोई पैसे वाला आगे नहीं बढ़ रहा है। जितने लोग बैठे आप बता दो, क्या कोई पैसे वाला आगे बढ़ा है भीम आर्मी में? आज जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी है वो कहीं ना कहीं भीम आर्मी के जिले, मंडल, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी थे, वही लोग तो आगे बढ़े। अब हमने इसका संविधान बना दिया। कल हम सभी प्रदेश अध्यक्षों को संविधान दे देंगे। इसमें कार्यकाल तय होगा कि प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने समय के लिए रहेगा, वो पूरा हमने बना लिया। इसमें यही नहीं कि सिर्फ एक ही आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, उसके लिए एक पैमाना है। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हो सकता है कल उस भीड़ में से बैठा व्यक्ति भी वो इस देश के इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। शर्त एक है कि पैमाना पैसा नहीं, आपका काम और आपका अनुशासन है। अगर आप काम अनुशासन को प्रायोरिटी ना देके किसी दूसरे रास्ते से घुसना चाहते हैं तो ये तब तक तो संभव नहीं जब तक मैं हूं। और अभी मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, याद रखो। अभी तो लड़ाई शुरू हुई, अभी तो इसको अंतिम दौर में लेके जाना है। अभी तो हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। अभी तो शुरू हुआ है। मैंने अपने ऊपर भी अनुशासन समिति, समन्वय समिति को रखा है कि अगर कल मैं भी कोई गलती करूं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो सके, क्योंकि अक्सर जिनको हम ताकत देते हैं वही लोग तानाशाह हो जाते हैं। इसलिए मैंने सारे डायरेक्शन और सारे दिशा निर्देश और मुझे भी चलाने की जो ताकत है, रणनीति बनाने की जो ताकत है, वो समन्वय समिति और अनुशासन समिति को दी कि कल कोई और डिक्टेटर ना पैदा हो जाए, वरना फिर कार्यकर्ता कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। हमने पिछली गलतियों से बहुत सीख ली है और उस सीख के जरिए आज हमने सीखा है कि हमें कैडर को गांव तक लेके जाना पड़ेगा अगर इस देश में हमें राज व्यवस्था कायम करनी है। क्योंकि एकमात्र सिद्धांत ये है, हमारे साथियों ने भी मुझे जागरूक कराया, अवगत कराया कि दुनिया में 2 तरह की व्यवस्था जो है ना है। कितने तरह की व्यवस्था है? एक राज व्यवस्था और दूसरी समाज व्यवस्था। जिनका समाज व्यवस्था पे कब्जा होता है, अधिकार होता है, वर्चस्व होता है, उन्हीं का राज व्यवस्था पे अधिकार होता है। तो हमें अपनी व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। और व्यवस्था को मजबूत कौन करेगा? नेता नहीं। अच्छा सोचो, मेरी तरफ भी देखो कि मैं कहां खड़ा हूं। अगर आप मुझसे कहो भाई मैं अभी आपके राजमिस्त्री के रूप में हूं, समझते हैं कौन होता है राजमिस्त्री? हाँ, वही हूं। अगर आप ये समझो कि राजमिस्त्री सरिया, बजरी, सीमेंट, पानी, रेत अपने घर से लाए तो कैसे हो जाएगा भाई बताओ? क्या मकान बन सकता है? मकान तब बनेगा जब समाज उसकी व्यवस्था कराएगा। और मुझे कष्ट है, इतना काम करने के बाद हमारे साथियों को कहना पड़ रहा था कि डब्बों की तरफ देख लो। ये बड़ा दुखद है, लेकिन कोई बात नहीं।
एक बड़ा वर्ग हमसे दूरी बनाए बैठा है। मेरा उनको भी संदेश है, जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग, कि हम लोग काम करने को तैयार है। आप पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी लीजिए। आपका अनुभव, हमारा संघर्ष मिलके जो है इस देश में हम लोग राज व्यवस्था कायम करेंगे। आप बुनियाद नींव बनके जो है वो काम कीजिए, क्योंकि नींव जो होती है ना, नींव अगर वो ढकी रहे तो बहुत अच्छी है। अगर नींव दिखने लगती है ना, तो यानी कि बुनियाद अगर दिखने लग जाएगी तो जो निर्माण कार्य जो बन रहा है वो गिर जाएगा। इसलिए नींव को ना दिखे। जो हमारा कर्मचारी अधिकारी वर्ग है, मैं उनसे बात कह रहा हूं कि भाई अब आप भी अपनी जिम्मेदारी तैयार करो। आज दिल्ली में अधिवेशन बता रहा है कि हमने कमर कस ली है कि 2024 से पहले जो लक्ष्य मैं आपको दूंगा, टारगेट बना जो मैं आपको दूंगा, उसको पूरा करके हम हर कीमत पे यहां भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोकेंगे। क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक एक करके हमारे सारे अधिकार वापस जो है छीन के और मनुस्मृति को इस देश में लागू करने का जो है मन बना रखा है। और वो रोज इस बात को, उनके धार्मिक गुरु, उनके सामाजिक लोग, वो लोग इस बात को कहते भी रहते हैं। इसलिए क्योंकि गुलामी नहीं सहनी है, इसलिए भीम आर्मी की जिम्मेदारी बनती है कि जो भीम आर्मी को काम दिया गया है वो उस काम को करे। और वो काम कैडर के माध्यम से हम लोग बता भी रहे हैं। अब टारगेट सुन लीजिए, मैं आपको टारगेट बता रहा हूं, नोट कर लीजिए सभी प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता साथी भी नोट कर लें। इन टारगेट को पूरा करना है 2021 से 2022 तक, 22 से 23 तक। हम 2022 में 1 साल के अंदर टारगेट है। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ। जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका पालन करोगे? नोट करो, ये टारगेट है हमारा 1 साल का। जब अगला राष्ट्रीय अधिवेशन होगा तो हम हिम्मत से कह सकते हैं कि हमने क्या किया। मैंने तो सोचा था कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे कि मेरे प्रदेश में 55 जिले हैं, मैंने 54 में संगठन बना दिया, बहुत मजबूत संगठन, और मैंने 1000 से ज्यादा मामलों में अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़के न्याय दिलाया। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभी वही बात करते रहे कि हमने 1 मामले में न्याय दिलाया, 2 मामले में। बिना संगठन के संघर्ष हो ही नहीं सकता ना। ये जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नोट कर लें, फिर मैं आपको आपको बुलाऊंगा कि आप संकल्प भी लेंगे मेरे साथ कि हम इसको करके दिखाएंगे। ठीक है? आजाद समाज पार्टी के लोग भी, जो हमारे नेतागण हैं, वो भी इस बात को नोट कर लें। जो घोषणाएं कर रहा हूं उनको पूरा करके दिखाओगे नहीं दिखाओगे? बताओ। बेइज्जत तो नहीं करवाओगे इस देश में मुझे? पहली घोषणा, हमें प्रदेश में 5 प्रदेश स्तरीय लीडर तैयार करने हैं। हमें प्रदेश में 5 प्रदेश स्तरीय लीडर तैयार करने हैं। समय परिस्थिति के अनुसार उनको कार्य करने का मौका देना। जैसे अगर A फेल हो जाता है तो उसका काम B करेगा, B फेल हो जाता है उसका काम C करेगा, C फेल हो जाता है उसका काम D करेगा। 5 ऐसे प्रदेश स्तरीय नेता होने चाहिए जो अपने दम पे प्रदेश की सरकार को हिलाने की हिम्मत रखते हो और अपने संगठन को चलाने की हिम्मत रखते हो। एक नेता से काम नहीं चलेगा। एक चंद्रशेखर आजाद तैयार कर दिया, 5 चंद्रशेखर आजाद तैयार करने पड़ेंगे राष्ट्रीय स्तर पे 1 साल के अंदर। ये आपकी जिम्मेदारी। हर जिले में हमें कम से कम 10 ट्रेनर्स तैयार करने हैं जो कैडर देने का काम करेंगे। प्रत्येक जिले में 10 ट्रेनर मिशन 78 के सहयोग से जो कैडर देने का काम करेंगे। 1 साल का टारगेट है 2023 तक हर जिले में। और कैडर देना सीखिए। पहले कैडर लीजिए, फिर देना सीखिए। और जिस दिन आप कैडर को आत्मसात करेंगे उस दिन आप असली मिशनरी बनेंगे। रोजगार से युवाओं को, बहनों को, भाइयों को कैसे जोड़ना है, इसका प्रोग्राम हमें अपने अपने प्रदेश में बनाना पड़ेगा।
कोई भी भर्ती, कोई भी नियुक्ति निकलती है, बैकलॉग निकलता है, तो हमें उसके लिए टीम बना के अपने युवाओं को जागरूक तैयार करना पड़ेगा कि ये भर्ती आई है, आप लोग इसको वो करो, या बिजनेस मॉडल बना के अपने लोगों को रोजगार से जोड़ना है। हमें दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय और प्रदेशों में प्रदेश कार्यालय से 1 साल के अंदर तैयार करने हैं। ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है, आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यालय और हर प्रदेश में प्रदेश कार्यालय, जहां से पूरे प्रदेश के लोगों को संदेश जाए। ये सारी चीजें तैयार करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। एक सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन जो मैंने उड़ीसा से सीखा, मैं उड़ीसा की टीम को धन्यवाद देता हूं। हमें सभी प्रदेशों में टारगेट बना के जमीन का आंदोलन चलाना है। आप दोनों नोट नहीं कर रहे भाई? आप लोग क्यों नहीं नोट कर रहे भाई? राष्ट्रीय कमेटी के जो लोग हैं, आजाद समाज पार्टी वाले नोट कर रहे हैं। आप यही लापरवाही कर रहे हैं। कल किससे पूछते फिरोगे? नहीं, राष्ट्रीय कमेटी के लिए भी कहा है सब लोगों को नीचे बैठे हुए, सबको नोट करना है। ये नहीं कर रहे। काम तो आप ही लोग करवाओगे ना, कहां से करवाओगे जब आपको काम ही नहीं पता होगा? हमें सभी प्रदेशों में जमीन का आंदोलन चलाना है। गौर से सुने, हिले ना। हेलो, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के कितने लोगों पे खेती और रहने के लिए जमीन है, हमें इसकी डिटेल तैयार करवानी है। और जहां नहीं है, हम आंदोलन चला के सरकार से SC, ST, OBC के लोगों को खेती के लिए जमीन और रहने के लिए जमीन दिलाने का काम जो है ना, हम राष्ट्रीय स्तर में करेंगे। इसका पूरा डाटा दिल्ली से लेके और जम्मू से लेके उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, सब जगह का होना चाहिए। ये प्रदेश के अध्यक्षों की जिम्मेदारी है। 2022 में सोचिए कि दोबारा से जीने का मौका मिला। कठिन समय था, मुझे भी बहुत वो लगा, मैंने बहुत मेहनत की थी, आप सब लोग जानते हैं। कोई ऐसा आंदोलन, एक आंदोलन ऐसा नहीं जिसमें मैंने कभी आपको निराश किया, व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं। इस मुहिम में ये पूरी भीम आर्मी है, मैं इनकी नेतृत्व करता के तौर पे बोल रहा हूं। कोई एक आंदोलन ऐसा है जिसमें भीम आर्मी के लोगों ने पीठ दिखाई हो? कोई एक ऐसा मामला है जहां भीम आर्मी के लोगों ने जेल या मुकदमे के डर से घर की तरफ रास्ता किया हो? मुझे तो आज भी वो याद, जब 5 मई का हादसा हुआ, फिर 9 मई का जो पूरी घटनाक्रम हुई, फिर उसके बाद 16 महीने एक दिन ये सोच के काटा जेल में, मैंने और मेरे भाइयों ने, भाई विनय सिंह जी, कमल भाई, मंजीत भाई और सारे साथी, ये सोच के काटा कि अगर मौका मिलेगा तो ये अन्याय किसी और के साथ ना हो, इसकी तैयारी हम लोग करेंगे। और वो दिन है और आज का दिन है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष के बलबूते आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। कल आप भी मेरी जगह आ सकते हैं। भीम आर्मी में कोई पैसे वाला आगे नहीं बढ़ रहा है। जितने लोग बैठे आप बता दो, क्या कोई पैसे वाला आगे बढ़ा है भीम आर्मी में? आज जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी है वो कहीं ना कहीं भीम आर्मी के जिले, मंडल, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी थे, वही लोग तो आगे बढ़े। अब हमने इसका संविधान बना दिया। कल हम सभी प्रदेश अध्यक्षों को संविधान दे देंगे। इसमें कार्यकाल तय होगा कि प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने समय के लिए रहेगा, वो पूरा हमने बना लिया। इसमें यही नहीं कि सिर्फ एक ही आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, उसके लिए एक पैमाना है। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हो सकता है कल उस भीड़ में से बैठा व्यक्ति भी वो इस देश के, इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। शर्त एक है कि पैमाना पैसा नहीं, आपका काम और आपका अनुशासन है। अगर आप काम अनुशासन को प्रायोरिटी ना देके किसी दूसरे रास्ते से घुसना चाहते हैं तो ये तब तक तो संभव नहीं जब तक मैं हूं। और अभी मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, याद रखना। अभी तो लड़ाई शुरू हुई।
अभी तो इसको अंतिम दौर में लेके जाना है। अभी तो हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। अभी तो शुरू हुआ है। मैंने अपने ऊपर भी अनुशासन समिति, समन्वय समिति को रखा है कि अगर कल मैं भी कोई गलती करूं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो सके, क्योंकि अक्सर जिनको हम ताकत देते हैं वही लोग तानाशाह हो जाते हैं। इसलिए मैंने सारे डायरेक्शन और सारे दिशा निर्देश और मुझे भी चलाने की जो ताकत है, रणनीति बनाने की जो ताकत है, वो समन्वय समिति और अनुशासन समिति को दी कि कल कोई और डिक्टेटर ना पैदा हो जाए, वरना फिर कार्यकर्ता कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। हमने पिछली गलतियों से बहुत सीख ली है और उस सीख के जरिए आज हमने सीखा है कि हमें कैडर को गांव तक लेके जाना पड़ेगा अगर इस देश में हमें राज व्यवस्था कायम करनी है। क्योंकि एकमात्र सिद्धांत यह है, हमारे साथियों ने भी मुझे जागरूक कराया, अवगत कराया कि दुनिया में दो तरह की व्यवस्था जो है ना है। कितने तरह की व्यवस्था है? एक राज व्यवस्था और दूसरी समाज व्यवस्था। जिनका समाज व्यवस्था पे कब्जा होता है, अधिकार होता है, वर्चस्व होता है, उन्हीं का राज व्यवस्था पे अधिकार होता है। तो हमें अपनी व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। और व्यवस्था को मजबूत कौन करेगा? नेता नहीं। अच्छा सोचो, मेरी तरफ भी देखो कि मैं कहां खड़ा हूं। अगर आप मुझसे कहो भाई मैं अभी आपके राजमिस्त्री के रूप में हूं, समझते हैं कौन होता है राजमिस्त्री? हाँ, वही हूं। अगर आप ये समझो कि राजमिस्त्री सरिया, बजरी, सीमेंट, पानी, रेत अपने घर से लाए तो कैसे हो जाएगा भाई बताओ? क्या मकान बन सकता है? मकान तब बनेगा जब समाज उसकी व्यवस्था कराएगा। और मुझे कष्ट है, इतना काम करने के बाद हमारे साथियों को कहना पड़ रहा था कि डब्बों की तरफ देख लो। ये बड़ा दुखद है, लेकिन कोई बात नहीं। एक बड़ा वर्ग हमसे दूरी बनाए बैठा है। मेरा उनको भी संदेश है, जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग, कि हम लोग काम करने को तैयार है। आप पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी लीजिए। आपका अनुभव, हमारा संघर्ष मिलके जो है इस देश में हम लोग राज व्यवस्था कायम करेंगे। आप बुनियाद, नींव बनके जो है वो काम कीजिए। क्योंकि नींव जो होती है ना, नींव अगर वो ढकी रहे तो बहुत अच्छी है। अगर नींव दिखने लगती है ना, तो यानी कि बुनियाद अगर दिखने लग जाएगी तो जो निर्माण कार्य जो बन रहा है वो गिर जाएगा। इसलिए नींव को ना दिखे। जो हमारा कर्मचारी अधिकारी वर्ग है, मैं उनसे बात कह रहा हूं कि भाई अब आप भी अपनी जिम्मेदारी तैयार करो। आज दिल्ली में अधिवेशन बता रहा है कि हमने कमर कस ली है कि 2024 से पहले जो लक्ष्य मैं आपको दूंगा, टारगेट बना जो मैं आपको दूंगा, उसको पूरा करके हम हर कीमत पे यहां भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोकेंगे। क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक एक करके हमारे सारे अधिकार वापस जो है छीन के और मनुस्मृति को इस देश में लागू करने का जो है मन बना रखा है। और वो रोज इस बात को उनके धार्मिक गुरु, उनके सामाजिक लोग, वो लोग इस बात को कहते भी रहते हैं। इसलिए क्योंकि गुलामी नहीं सहनी है, इसलिए भीम आर्मी की जिम्मेदारी बनती है कि जो भीम आर्मी को काम दिया गया है वो उस काम को करे। और वो काम कैडर के माध्यम से हम लोग बता भी रहे हैं। अब टारगेट सुन लीजिए, मैं आपको टारगेट बता रहा हूं, नोट कर लीजिए सभी प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता साथी भी नोट कर लें। इन टारगेट को पूरा करना है 2021 से 2022 तक, 22 से 23 तक। हम 2022 में 1 साल के अंदर टारगेट है। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ। जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका पालन करोगे? नोट करो, ये टारगेट है हमारा 1 साल का। जब अगला राष्ट्रीय अधिवेशन होगा तो हम हिम्मत से कह सकते हैं कि हमने क्या किया। मैंने तो सोचा था कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे कि मेरे प्रदेश में 55 जिले हैं, मैंने 54 में संगठन बना दिया।
बहुत मजबूत संगठन, और मैंने 1000 से ज्यादा मामलों में अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़के न्याय दिलाया। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभी वही बात करते रहे कि हमने एक मामले में न्याय दिलाया, 2 मामले में। बिना संगठन के संघर्ष हो ही नहीं सकता ना। ये जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नोट कर लें, फिर मैं आपको बुलाऊंगा कि आप संकल्प भी लेंगे मेरे साथ कि हम इसको करके दिखाएंगे, ठीक है। आजाद समाज पार्टी के लोग भी, जो हमारे नेतागण हैं, वो भी इस बात को नोट कर लें। जो घोषणाएं कर रहा हूं उनको पूरा करके दिखाओगे, नहीं दिखाओगे बताओ? बेइज्जत तो नहीं करवाओगे इस देश में मुझे? पहली घोषणा, हमें प्रदेश में 5 प्रदेश स्तरीय लीडर तैयार करने हैं। हमें प्रदेश में 5 प्रदेश स्तरीय लीडर तैयार करने हैं। समय परिस्थिति के अनुसार उनको कार्य करने का मौका देना। जैसे अगर ए फेल हो जाता है तो उसका काम बी करेगा, बी फेल हो जाता है उसका काम सी करेगा, सी फेल हो जाता है उसका काम डी करेगा। 5 ऐसे प्रदेश स्तरीय नेता होने चाहिए जो अपने दम पे प्रदेश की सरकार को हिलाने की हिम्मत रखते हो और अपने संगठन को चलाने की हिम्मत रखते हो। एक नेता से काम नहीं चलेगा। एक चंद्रशेखर आजाद तैयार कर दिया, 5 चंद्रशेखर आजाद तैयार करने पड़ेंगे राष्ट्रीय स्तर पे। 1 साल के अंदर ये आपकी जिम्मेदारी। हर जिले में हमें कम से कम 10 ट्रेनर्स तैयार करने हैं जो कैडर देने का काम करेंगे। प्रत्येक जिले में 10 ट्रेनर मिशन 78 के सहयोग से जो कैडर देने का काम करेंगे। 1 साल का टारगेट है 2023 तक हर जिले में। और कैडर देना सीखिए, पहले कैडर लीजिए फिर देना सीखिए। और जिस दिन आप कैडर को आत्मसात करेंगे उस दिन आप असली मिशनरी बनेंगे। रोजगार से युवाओं को, बहनों को, भाइयों को कैसे जोड़ना है, इसका प्रोग्राम हमें अपने अपने प्रदेश में बनाना पड़ेगा। कोई भी भर्ती, कोई भी नियुक्ति निकलती है, बैकलॉग निकलता है, तो हमें उसके लिए टीम बना के अपने युवाओं को जागरूक तैयार करना पड़ेगा कि ये भर्ती आई है, आप लोग इसको वो करो, या बिजनेस मॉडल बना के अपने लोगों को रोजगार से जोड़ना है। हमें दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय और प्रदेशों में प्रदेश कार्यालय से 1 साल के अंदर तैयार करने हैं। ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है, आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यालय और हर प्रदेश में प्रदेश कार्यालय, जहां से पूरे प्रदेश के लोगों को संदेश जाए। ये सारी चीजें तैयार करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। एक सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन जो मैंने उड़ीसा से सीखा, मैं उड़ीसा की टीम को धन्यवाद देता हूं। हमें सभी प्रदेशों में टारगेट बना के जमीन का आंदोलन चलाना है। आप दोनों नोट नहीं कर रहे भाई? आप लोग क्यों नहीं नोट कर रहे भाई? राष्ट्रीय कमेटी के जो लोग हैं, आजाद समाज पार्टी वाले ना कर रहे हैं। आप यही लापरवाही कर रहे हैं। कल किससे पूछते फिरोगे? नहीं, राष्ट्रीय कमेटी के लिए भी कहा है सब लोगों को नीचे बैठे हुए कि सबको नोट करना है। ये नहीं कर रहे। काम तो आप ही लोग करवाओगे ना, कहां से करवाओगे जब आपको काम ही नहीं पता होगा? हमें सभी प्रदेशों में जमीन का आंदोलन चलाना है। गौर से सुने, हिले ना। हेलो। SC, ST, OBC माइनॉरिटी के कितने लोगों पे खेती और रहने के लिए जमीन है, हमें इसकी डिटेल तैयार करवानी। और जहां नहीं है, हम आंदोलन चला के सरकार से SC, ST, OBC के लोगों को खेती के लिए जमीन और रहने के लिए जमीन दिलाने का काम जो है ना, हम राष्ट्रीय स्तर पे करेंगे। इसका पूरा डाटा दिल्ली से लेके
और जम्मू से लेके उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका सब जगह का होना चाहिए। ये प्रदेश के अध्यक्षों की जिम्मेदारी है। 2022 में सोचिए कि दोबारा से जीने का मौका मिला। कठिन समय था, मुझे भी बहुत वो लगा, मैंने बहुत मेहनत की थी, आप सब लोग जानते हैं। कोई ऐसा आंदोलन, एक आंदोलन ऐसा नहीं जिसमें मैंने कभी आपको निराश किया, व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं। इस मैं में ये पूरी भीम आर्मी है, मैं इनकी तरफ से नेतृत्वकर्ता के तौर पे बोल रहा हूं। कोई एक आंदोलन ऐसा है जिसमें भीम आर्मी के लोगों ने पीठ दिखाई हो? कोई एक ऐसा मामला है जहां भीम आर्मी के लोगों ने जेल या मुकदमे के डर से घर की तरफ रास्ता किया हो? मुझे तो आज भी वो याद जब 5 मई का हादसा हुआ, फिर 9 मई का जो पूरी घटनाक्रम हुई, फिर उसके बाद 16 महीने एक एक दिन ये सोच के काटा जेल में मैंने और मेरे भाइयों ने, भाई विनय सिंह जी, कमल भाई, मंजीत भाई और सारे साथी, ये सोच के काटा कि अगर मौका मिलेगा तो ये अन्याय किसी और के साथ ना हो, इसकी तैयारी हम लोग करेंगे। और वो दिन है और आज का दिन है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष के बलबूते आज हम लोग यहां खड़े हैं। कल आप भी मेरी जगह आ सकते हैं। भीम आर्मी में कोई पैसे वाला आगे नहीं बढ़ रहा है। जितने लोग बैठे आप बता दो, क्या कोई पैसे वाला आगे बढ़ा है भीम आर्मी में? आज जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी है वो कहीं ना कहीं भीम आर्मी के जिले, मंडल, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी थे, वही लोग तो आगे बढ़े। अब हमने इसका संविधान बना दिया। कल हम सभी प्रदेश अध्यक्षों को संविधान दे देंगे। इसमें कार्यकाल तय होगा कि प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने समय के लिए रहेगा, वो पूरा हमने बना लिया। इसमें यही नहीं कि सिर्फ एक ही आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, उसके लिए एक पैमाना है। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हो सकता है कल उस भीड़ में से बैठा व्यक्ति भी वो इस देश के इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। शर्त एक है कि पैमाना पैसा नहीं, आपका काम और आपका अनुशासन है। अगर आप काम अनुशासन को प्रायोरिटी ना देके किसी दूसरे रास्ते से घुसना चाहते हैं तो ये तब तक तो संभव नहीं जब तक मैं हूं। और अभी मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, याद रखो। अभी तो लड़ाई शुरू हुई, अभी तो इसको अंतिम दौर में लेके जाना है। अभी तो हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। अभी तो शुरू हुआ है। मैंने अपने ऊपर भी अनुशासन समिति, समन्वय समिति को रखा है कि अगर कल मैं भी कोई गलती करूं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो सके। क्योंकि अक्सर जिनको हम ताकत देते हैं वही लोग तानाशाह हो जाते हैं। इसलिए मैंने सारे डायरेक्शन और सारे दिशा निर्देश और मुझे भी चलाने की जो ताकत है, रणनीति बनाने की जो ताकत है, वो समन्वय समिति और अनुशासन समिति को दी कि कल कोई और डिक्टेटर ना पैदा हो जाए, वरना फिर कार्यकर्ता कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। हमने पिछली गलतियों से बहुत सीख ली है और उस सीख के जरिए आज हमने सीखा है कि हमें कैडर को गांव तक लेके जाना पड़ेगा अगर इस देश में हमें राज व्यवस्था कायम करनी है। क्योंकि एकमात्र सिद्धांत ये है, हमारे साथियों ने भी मुझे जागरूक कराया, अवगत कराया कि दुनिया में 2 तरह की व्यवस्था जो है ना है। कितने तरह की व्यवस्था है? एक राज व्यवस्था और दूसरी समाज व्यवस्था। जिनका समाज व्यवस्था पे कब्जा होता है, अधिकार होता है, वर्चस्व होता है, उन्हीं का राज व्यवस्था पे अधिकार होता है। तो हमें अपनी व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। और व्यवस्था को मजबूत कौन करेगा? नेता नहीं। अच्छा सोचो, मेरी तरफ भी देखो कि मैं कहां खड़ा हूं। अगर आप मुझसे कहो भाई मैं अभी आपके राजमिस्त्री के रूप में हूं, समझते हैं कौन होता है राजमिस्त्री? हाँ, वही हूं। अगर आप ये समझो कि राजमिस्त्री सरिया, बजरी, सीमेंट, पानी, रेत अपने घर से लाए तो कैसे हो जाएगा भाई बताओ? क्या मकान बन सकता है?
मकान तब बनेगा जब समाज उसकी व्यवस्था कराएगा। और मुझे कष्ट है, इतना काम करने के बाद हमारे साथियों को कहना पड़ रहा था कि डब्बों की तरफ देख लो, ये बड़ा दुखद है। लेकिन कोई बात नहीं, एक बड़ा वर्ग हमसे दूरी बनाए बैठा है। मेरा उनको भी संदेश है, जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग, कि हम लोग काम करने को तैयार है। आप पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी लीजिए। आपका अनुभव, हमारा संघर्ष मिलके जो है इस देश में हम लोग राज व्यवस्था कायम करेंगे। आप बुनियाद नींव बनके जो है वो काम कीजिए, क्योंकि नींव जो होती है ना, नींव अगर वो ढकी रहे तो बहुत अच्छी है। अगर नींव दिखने लगती है ना, तो यानी कि बुनियाद अगर दिखने लग जाएगी तो जो निर्माण कार्य जो बन रहा है वो गिर जाएगा। इसलिए नींव को ना दिखे। जो हमारा कर्मचारी अधिकारी वर्ग है, मैं उनसे बात कह रहा हूं।